कराची नीड्स अ मेगा प्रोजेक्ट फॉर वाटर सप्लाई। तकरीबन जो है वो पूरे कराची के अंदर इस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 100 से ज्यादा गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मौजूद हैं। पानी का मसला किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी का है, बोरी, मेमन, कच्छी या महाजिर या पठान, किसी का स्पेसिफिक मसला है। यंग लॉट तो ऊपर नहीं आनी चाहिए। यंग लॉट ऊपर आएगी वो अपने नए आइडियाज के साथ आएगी, वो एग्रेशन के साथ बेसिकली वो करके दिखा देगी ना। पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों के क्या इश्यूज है वैसे? पीपल्स पार्टी के साथ बुनियादी मसला जो है वो कराची दुश्मनी का है। मतलब कोटा आप सिस्टम के समझते हैं नाम कि पे वो कराची दुश्मन है पीपल्स मैं पार्टी? बिल्कुल ये समझता हूँ, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि अगर आप शहर कराची के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो इस शहर कराची की हिफाजत करने वाले या इस शहर कराची के जेन्युइन इशूज को एड्रेस करने वाले लोग भी मौजूद हैं। तलबा यूनियन है, उस पर पाबंदी है, फिर वो नशे करेगा। स्पोर्ट्स में उसके लिए जगह नहीं है, फ्रस्ट्रेशन उसके लिए इतनी है, फीसेस वो पे नहीं कर पा रहा। एजुकेशन के लिए जाए तो टीचर पढ़ाने पे राजी नहीं है, ठीक है, तालीमी इदारे बेहाल हैं, फिर तो वो यही करेगा कि भाई मैं निकलूं यहाँ से, प्लीज डोंट लीव पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। सियासी सवाल के साथ मैं आपका होस्ट अली कासिम दोबारा एक शो के साथ मौजूद हूँ। हमारी दूसरी एपिसोड है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज कराची के कुछ हालात, कुछ मामलात। और कराची की अगर बात की जाए तो एक ऐसी जमात जो कि अक्सर हमें कराची के इश्यूज़ के ऊपर बात करते हुए सड़कों पर नज़र आती है। उसी जमात के एक नुमाइंदे हमारे साथ जो है मौजूद हैं, मोहम्मद अतीब साहब, जो कि यूसी काउंसलर हैं नॉर्थ कराची के। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अतीब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच अली कासिम भाई फॉर इनवाइटिंग मी फॉर अ पॉडकास्ट। यू वेलकम। अच्छा, तो सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाते हैं पानी के इशू के ऊपर। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप ख़ुद जो है वो इन चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, प्रोटेस्ट हो भले से या कोई इशू हो कराची के शहरी के लिहाज से, तो आप मुझे बताइए कि पानी का इशू किस तरीके से इतना संगीन बन गया कि अब ये जीने मरने की बात आ गई कराची वालों के लिए? देखिए अली भाई, इसमें इस इशू को ना बड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये इशू शुरू कहाँ से हुआ है। पिछला जो मेगा प्रोजेक्ट कराची को दिया गया पानी की सप्लाई का, वो नेमतुल्लाह ख़ान साहब जब मेयर कराची थे उस टाइम जो है वो दिया गया कराची को एक मेगा प्रोजेक्ट। उसके बाद से लेकर अब तक K4 की तकमील जो है वो एक ख्वाब बनी हुई है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट भी आई, 2 लोकल गवर्नमेंट्स गुजर गई। बीच में आप समझे 2008 का इलेक्शन आया, 2013 का इलेक्शन आया, 2018 का इलेक्शन आया, एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग इन 2024। अब भी इलेक्शन गुजर चुका है, यानी ये कोई 4, 5, 6, 7 इलेक्शंस जो है यहाँ की आवाम ने देख लिया, लेकिन कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सका। समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आबादी जो है वो वर्टिकली बढ़ती है, हमारे यहाँ जो हॉरिजॉन्टली बढ़ती है, सॉरी, हमारे यहाँ वर्टिकली बढ़ी है। वर्टिकली यानी अगर जो है एक घर के अंदर पहले एक फैमिली रहती थी, अब उसी पे लोगों ने जो है 2-2 3-3 जो है वो 2-2 3-3 जो है वो फ्लोर बना लिए हैं। और विदाउट एनी प्लानिंग, ये अर्बन प्लानिंग होती है दुनिया भर के अंदर, वो अर्बन प्लानिंग ना होने की वजह से जो है ये एक नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो मैंने लेटेस्ट अभी अपने कुछ प्रोटेस्ट के अंदर और बाकी जो वाटर बोर्ड के साथ जो नेगोशिएशन हुई उसके अंदर जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये कि जो मेन सप्लाई है कराची को, वो जो हब से होती है, उस पर जो कैनाल है वो कैनाल का एक मसला मौजूद है। और पिछले दिनों कराची के तकरीबन 35% एरिया को वहाँ से जितनी सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। कोई कैनाल पे इशू चल रहा था, रिपेयरिंग का इशू था, वो इशू रिपेयर हो गया तो उसके बाद वहाँ लाइट चली गई, वो लाइट आ गई तो फिर वो केबल बर्स्ट हो गई। ये मतलब ये मैं आपको दो हफ्तों की कोई हैपनिंग्स बता रहा हूँ कि ये जो है ये सब कुछ साइकिल चलता रहा। और उस सप्लाई की वजह से बल्दिया, किमाड़ी, यानी बल्दिया और किमाड़ी तो एक ही उसमें कंसिडर होता है, और गरबी और ये न्यू कराची टाउन का जो इलाका लगता है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर था। सबसे ज़्यादा एहतजाज की फ्रीक्वेंसी भी इसी इलाके में नज़र देखने में आई कि जो है कोई 3-3, 4-4 दफ़ा जो है वो आवाम ने निकल के जो है न्यू कराची टाउन के अंदर सड़कों को बंद किया हुआ था। तो इन इशूज़ को समझने की ज़रूरत है कि कराची नीड्स अ मेगा प्रोजेक्ट फॉर वाटर सप्लाई।
कराची को एक बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत है वाटर सप्लाई के। और अभी रिसेंटली जो लोकल गवर्नमेंट आई है मुर्तज़ा वहाब साहब की, जो हमारी वाटर बोर्ड से निगोशिएशन हुई, उन्होंने बताया कि अभी नई कैनाल जो है वो अप्रूव हुई है जो हब से आएगी, और उसके नतीजे के अंदर जो है पानी की सप्लाई जो है वो डबल हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन जब ये पूछा गया कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, तो उसका जो उन्होंने एस्टिमेटेड टाइम बताया कि ये 2 साल से पहले तो कंप्लीट नहीं होने वाला। वो 2 साल अगर बोल रहे हैं, डेट मीन्स कि ये 4 साल, 5 साल, 6 साल पे जाएगा। तो अच्छा अतीब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इस बीच में एक आ जाता है वाटर टैंकर इशू, जो कि कराची का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इशू है, जो कि इस लिहाज से वर्क करता है कि इसके बारे में कई ज़्यादा लोग बातें भी नहीं करते। ठीक है, अक्सर होता यह है कि एक इलाके की सप्लाई को बंद किया जाता है, पानी की सप्लाई, उसके बाद 2-3-4 दिन के बाद जाहिर सी बात है लोग एहतजाज तो तब करेंगे ना, सबसे पहले अपने घर की ज़रूरियात भी पूरी करेंगे। उसके बाद होता यह है कि 4-5 दिन जब उस इलाके की पानी की सप्लाई बंद होती है, वाटर टैंकर्स की एंट्री होती है, और उसके बाद जब वो 1-2 हफ्ते, 4 हफ्ते, जितना भी उनका टाइम पीरियड होता है, वो अपना पूरा टाइम पीरियड गुजार के अपनी अच्छी खासी आमदनी करके फिर वाटर टैंकर जब वहाँ से जाने लगता है, पानी की सप्लाई चालू हो जाती है। इस बारे में जमात इस्लामी का मैं बोलूँगा कि वो क्या इकदाम ऐसा कर रही है कि किसी तरीके से, सबसे पहले मैं कहता हूँ अगर कराची वालों की वाटर टैंकर के माफिया से अगर जान छूट जाती है, तो कई हद तक जो कराची का पानी जो कि उनकी ज़रूरियत भी है और उनका एक तरीके से उनका हक है, ठीक है ना, कराची वालों का पानी, साफ़ पानी, गैस, बिजली के साथ साथ एक पानी एक बेसिक नीड है, ये एक उनका हक है। ये हक उनको तब मिलेगा जब ये इल्लीगल तरीके से इन वाटर टैंकर माफियाज़ को जाना बंद होगा। इस चीज़ के अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि जमात ने अब तक क्या किया है, या आगे जमात की इसको लेके क्या प्लानिंग है? आया कोई प्रोटेस्ट आप लोग इस चीज़ को लेके प्लान करते हैं? क्योंकि देखें कई हद तक मैं देखता हूँ कि जमात प्रोटेस्ट करती है, नो डाउट सड़कों पे नज़र आती है, और आवाम के जो मसले हैं, आवाम की जो तकलीफ़ें हैं, जो उनके पेन पॉइंट्स हैं, उनको दूसरे सियासतदानों के सामने, हुकूमत के सामने रखती है, बताती है, कोलैबोरेट करती है दूसरी जमातों के साथ कि आप भी हमारे साथ मिलके इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो। लेकिन कई सारे मसले ऐसे हैं जिसके ऊपर मैंने, जैसे पर्सनली मैं चाहूँगा आप मेरी इसके अंदर जो है वो बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, कि वाटर टैंकर के ऊपर जमात ने अब तक कितना स्टैंड लिया है और आगे की क्या प्लानिंग है? देखें, इस हवाले से जो है जमात इस्लामी के 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, इन्होंने बड़ी एग्रेसिव वर्किंग की, जो कि मुझे अभी याद आ रही है मुझे। इसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को मैं मेंशन करना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टाउन एडमिनिस्ट्रेशन भी थी और जमात की अपनी लोकल यूसी एडमिनिस्ट्रेशन भी थी। इन्होंने गालबन ये जो यहाँ वाला एरिया है, कराची यूनिवर्सिटी के साथ जो एरिया लगता है, पैराडाइज वाला, ये वाला जो एरिया लगता है, यहाँ की गालबन यूसी थी कि जिन्होंने उस पूरी सड़क को जो है अबुल हसन अस्वानी रोड, उसको ब्लॉक भी किया, और वहाँ मौजूद किसी गैर कानूनी हाइड्रेंट के हवाले से वाटर बोर्ड को बहुत ज़्यादा अपना प्रेशराइज़ करके और इस बात को मनवाने पे मजबूर किया कि अगर अब दोबारा ये हाइड्रेंट नज़र आया तो हम फिर किसी एग्रेसिव एक्शन के लिए, ऑलरेडी वो एग्रेसिव थे, किसी और एग्रेसिव एक्शन के लिए भी जो है हम मजबूर होंगे। फिर आप आ जाएं जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जिसके अंदर जमात इस्लामी के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर नॉर्थ नाज़िबाबाद और नाज़िबाबाद टाउन इंक्लूडेड है। तो इन्होंने जो है, जो सखी हसन पे काफ़ी मशहूर एक हाइड्रेंट, बड़ा हाइड्रेंट मौजूद है, वहाँ पर एहतजाज किया और टैंकर्स को खोल दिया था। बिल्कुल टैंकर्स को खोल दिया कि उसमें से पानी निकले। भाई, जो पानी हमारे घरों तक नहीं आ सकता, वो पानी इन टैंकर्स में मौजूद है, और हम 7-8 हज़ार रुपये देकर टैंकर जो है लेने पे मजबूर हैं। तो मसला ये है कि तकरीबन जो है वो पूरे कराची के अंदर इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 100 से ज़्यादा, ये बहुत मोहतात तादाद में आपको बता रहा हूँ, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मौजूद हैं। ठीक है। इसकी सरपरस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसकी सरपरस्ती के पीछे जो है वो बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, वो सियासी माफियाज मौजूद हैं, वो आपके एलिएज मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। लेकिन मसला यही है कि स्टैंड लेने के लिए ना, मैं ये समझता हूँ, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग अ लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव, मैंने ये करके देख लिया कि जब तक अवाम अब नहीं समझेगी अपनी चीज़ों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझती है, अपनी राइट्स को भी समझे, जब तक वो अपने राइट्स को लेने के लिए जो है वो, अब मेरे ख्याल में सड़क पे निकलने के अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन अतीब, सड़क पे निकल के एक आम शहरी मिसाल के तौर पर सड़क पे निकलता है, प्रोटेस्ट करता है, वो अपने जॉब से, अपने काम से छुट्टी लेता है, स्टूडेंट जो है वो अपनी मिसाल के तौर पे अपने कॉलेज की क्लास जो है वो छोड़ के आता है प्रोटेस्ट के अंदर,
इन दी एंड उनको घर जाके कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिलती 2 दिन 4 दिन के बाद जिसको लेके उनको एक प्राउड फील हो कि यार ये चीज़ हमने की थी तो देखो इसका रिज़ल्ट ये निकला। प्रोटेस्ट हम बहुत सारे देखते हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर जमात को पर्सनली अप्रिशिएट करता हूँ कि जमात इनिशिएटिव लेती है, जमात जो है वो नज़र आती है इन चीज़ों के अंदर, जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करती है। उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है? क्योंकि कई सारे लोगों की तकलीफ़ ये होती है कि यार जमात इस्लामी वाले तो हर चीज़ का बस प्रोटेस्ट करने का उनको शौक़ है, वो हर जुम्मे को प्रोटेस्ट करने निकल जाते हैं, शार फैसल जी ब्लॉक कर देते हैं, लोगों को परेशानी होती है। ये एक आवाम का एक परसेप्शन है, एक उनकी थिंकिंग है कि यार जमात वाले हर जुम्मे को बस एक प्रोटेस्ट सोच लेते हैं, जबकि उन्हीं के मुफाद के लिए एक चीज़ हो रही है, उन्हीं के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। बट एक सवाल ये भी उठता है कि उन प्रोटेस्ट का नतीजा क्या होता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ अली भाई कि ये अब एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, ठीक है। अगर ये समझा जाए कि एक प्रोटेस्ट से काम ख़त्म हो गया तो ये बहुत गलत चीज़ है। और ये वक्ती और सतही जज्बातियत है, ये एक एटीट्यूड है जिसको ख़त्म होना होगा कि फैंसी एटीट्यूड के बस तस्वीरें आ जाएं, फैंसी एटीट्यूड के बस कुछ नारे लग जाएं, फैंसी एटीट्यूड के कुछ मशहूरी हो जाए। इट्स अ कंटिन्यूअल प्रोसेस, ठीक है। वाटर बोर्ड जाइए, उस केस को परसू कीजिए अपनी एप्लीकेशंस के साथ। अगर आपको पिटीशन के लिए भी जाना पड़ता है तो आप पिटीशन के लिए भी जाइए, ठीक है। यानी ये एक लॉन्ग स्ट्रगल है, मिसाल के तौर पे स्लो प्रोसेस है। बट वही वाली आपकी बात कि प्रोटेस्ट से क्या होता है, मसला ये अली भाई के घर बैठने से भी फिर क्या होता है। ट्रू, घर बैठने से भी फिर क्या होता है। बिल्कुल, कम से कम प्रोटेस्ट से नज़र आता है कि यार कुछ लोग मौजूद हैं। अब आप देखें, जब हमने प्रोटेस्ट किया, मैंने उस प्रोटेस्ट को जब लीड किया तो तकरीबन हमने 2 घंटे जो है वो हमने खूब जो है वो हंगामा किया था। ये कौन सा प्रोटेस्ट हंगामा जो अभी रिसेंटली मैंने अपने एरिया के अंदर प्रोटेस्ट किया था, मैं पानी को लेके, पानी के हवाले से जो प्रोटेस्ट था, मैं आपको उसकी कुछ फुटेजेस वगैरह भी प्रोवाइड करूंगा अगर आप चला सकें इसमें। इनको टैंकर माफिया के रेमो-करम पर छोड़ दिया गया है, इनको टैंकर माफिया के वास्ते छोड़ दिया गया है। 7-7 हजार 8-8 हजार का टैंकर खरीदने पर यहाँ की आवाम मजबूर है, कैसे गरीब जिएगा। तो उस प्रोटेस्ट के बाद जब हम निगोशिएशन के लिए वाटर बोर्ड के पास बैठे थे ना, तो वो तंग थे इस चीज़ से, एंड दे वर सेइंग एंड दे वर कोटिंग दिस कि ये जो आप लोग भी एक प्रेशर होगा, जो आप लोग करते हैं, सड़क पे निकल आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा नहीं किया करें, आप लोगों को भड़काते हैं आप लोग। तो मेरा दूसरा उनसे सवाल यही था कि आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को भड़काता हूँ, जो आप लोग हरकतें कर रहे हैं क्या उससे लोग खुद ब खुद नहीं भड़कते? अच्छा अतीब, इसमें मेरा एक सवाल आपसे ये है कि एक प्रोटेस्ट ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप एक इदारे के सामने प्रोटेस्ट करें, जिस इदारे से आपको इशू है, पानी का, बिजली का, गैस का। एक प्रोटेस्ट ऐसा होता है जिसके अंदर एक आम शहरी है जो कि थका हारा पूरे दिन का जो है वो घर जाना चाह रहा है और उसने देखा कि सामने रोड जो है वो बंद पड़ा हुआ है। अच्छा जी, क्या हुआ जी, जमात जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है पानी पे, गैस पे, बिजली पे। तो क्या ये चीज़ ठीक है कि एक आम शहरी जो कि ख़ुद भी उस इशू से गुज़र रहा है, क्या उसका 1 से 1.5 घंटा रोड पर ज़ाया होना ठीक है, या फिर वो प्रोटेस्ट बिल्कुल होना चाहिए? और आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूँगा कि वो प्रोटेस्ट होना चाहिए कंटिन्यूटी के अंदर। 1 डे सॉल्यूशन जो है वो नहीं होता, एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोटेस्ट उन इदारों के सामने नहीं होना चाहिए जो कि जिनसे इशू है, जहाँ पे ये प्रोटेस्ट प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होगा और उनकी नज़र में वो चीज़ आएगी। क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट तो देखिए जगह जगह पे हर इलाके में हो रहे होते हैं। आए दिन आप मिसाल के तौर पे गाड़ी लेके आप जा रहे होते हैं, रोड ब्लॉक होता है, पता चलता है जी फला फला जमात जो है वो या कोई भी मिसाल के तौर पे प्रोटेस्ट कर रहा है। एक आम शहरी जो है उससे तंग होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? असल में अली भाई देखें, हम चीज़ों को ना एक ख़ास एंगल से देखने के आदी हो गए हैं। मैं जमात का हूँ, मुझे जमात का प्रोटेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। मैं जो है वो पीटीआई का हूँ, मेरी बाइक रुकेगी और सामने जो है वो वाला प्रोटेस्ट हो रहा होगा जो मैं 2 दिन जो मैं 2 दिन पहले जो प्रोटेस्ट मैं खुद कर रहा था रोड ब्लॉक करके, वही कोई और कर रहा होगा, मैं बोलूँगा ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। वही जो है वो एमकेएम कर रही होगी, मैं कहूँगा वो क्या कर रहे हैं। सेम प्रोटेस्ट बुरा लग रहा होगा। मुझे एक बात बताइए, ये पानी का मसला, ये मैं अपने प्रोटेस्ट और अपनी लाइक माइंडेड लोग और आसपास के लोगों की भी मेंटालिटी बता रहा हूँ। मुझे बताइए, पानी का मसला एमकेएम का है, पानी का मसला पीटीआई का है, पानी का मसला जेआई का है, पानी का मसला किसी स्पेसिफिक एथनिसिटी का है, नहीं। पानी का मसला किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी का है, नहीं, कि बोरी, मेमन, कच्छी या महाजिर या पठान, किसी का स्पेसिफिक मसला है, पूरे शहर का मसला है। और मास मूवमेंट जब होती है तो उसके अंदर सबकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है।
दूसरा जो आपने पॉइंट बताया कि रेलेवेंट इदारों पर एहतजाज होना चाहिए, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ, मोर देन 100% एग्री करता हूँ कि एक एहतजाज सड़क पे हो जिस पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या तमाम लोग या जो एक पॉजिटिव या एक जिसे कहते हैं ना कि एक एग्रेसिव मैसेज जाना चाहिए वो चला जाए। उसके बाद अगला रुख आप इदारों का करें, वहाँ पर मौजूद लोगों के गिरबान पे हाथ डालें, वहाँ पर मौजूद लोगों को दफातर से बाहर निकाल के अपने पास आने पे मजबूर करें, उनके पास जाएं, उनको बैठने पर मजबूर करें। आप अगर गेट बंद कर देंगे वो बाहर ही नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसा कई होता सारे है, तरीके ऐसा हैं, देखा मतलब है मैंने। आपको जैसे कहना चाहिए ना कि आपको ताकत बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अली भाई, मैं कभी भी एग्रेशन और एजुटेशन वाला आदमी नहीं था, ठीक है। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी, एक सोफिस्टिकेटेड पढ़ा लिखा या मम्मी डैडी बच्चा कंसिडर होता है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मुझे ये बात पॉडकास्ट में करने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन जब से ये इस पॉलिटिक्स में आया हूँ तो मैं मतलब बिल्कुल अब चीज़ों को एग्रेशन और एजुटेशन वाली नज़र से देखना पड़ता है कि इसके अलावा शायद कोई और सोल्यूशन अब रह नहीं गया। ये 22 साल का गंद है जो कि इदारों के अंदर बैठा हुआ है और इनको हिलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये काम करने पर मजबूर नहीं है और काम करते भी हैं तो इनके मुंह को इतना खून लगा हुआ है कि किसी जगह पानी का मसला चल रहा है, पानी की लाइन डालनी हो तो वो 10 लाख रुपए मांगेंगे, 20 लाख रुपए मांगेंगे। किसी जगह सीवरेज का मसला चल रहा हो, वो जो है वो लाइन डालने के लिए आवाम से पैसे मांगेंगे। वाई? बंदा टैक्स भी दे, बंदा अपने घर के खर्चे भी पूरे करे और उस चीज के बिल भी दे, और उसके बिल भी दे। पानी की बात हो रही तो पानी का बिल जो है वो लाजमी आता है, पानी नहीं आता बिल आता है। वो गैस एक नहीं शहरी, गैस का बिल आता है। बिल्कुल, वो शहरी पानी का बिल दे रहा है, उसके घर पे पानी नहीं आ रहा, 5 साल से 10 साल से पानी नहीं आ रहा। अगर वो कोशिश करता है किसी इदारे को ये बोलने की कि यार इस तरीके से मेरे इलाके में मसला है, सबसे पहले तो उसको कोई रेलेवेंट बंदा नहीं मिलता जहाँ पे जाके वो कंप्लेन कर सके, बता सके। आपको पता है जिस तरीके से हमारे इदारे वर्क करते हैं कि आप इधर चले आएँ, इधर चले जाएँ, वो तो यहाँ पे नहीं होते, वो इस टाइम पे उठ जाते हैं। मतलब कोई टाइमिंग किसी की फिक्स नहीं होती। उसके बाद फिर अगर इस टाइप की अगर चीज़ होती है कि अगर वो किसी इलाके के अंदर पानी की लाइन पे उसको अगर काम करवाना है, अपने घर के सामने उसको पानी की लाइन डलवानी है, तो उसके बाद उससे रिश्वत मांगी जाती है। अब मुझे बताएं कि वो इंसान जो कि उस पानी का बिल दे रहा है जो कि उसके घर में नहीं आ रहा, क्या वो इस चीज़ के अंदर क्या सोचेगा कि मुझे एक चीज़ जिसका मैं बिल दे रहा हूँ मुझे उस चीज़ को लाने के लिए पैसे देने हैं, और वो पैसे भी कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, एक बहुत बड़ी कीमत उसको देनी पड़ती है। जिसके बाद अतीब भाई मसला ये है कि उसके बाद भी उसको पता नहीं होता कि ये श्योरिटी नहीं होती क्योंकि वो पेपर्स में नहीं होता। और 6 महीने के बाद, साल के बाद हो सकता है उसको डर ये होता है कि ये काम रोक दिया जाएगा क्योंकि मैंने अपने सारे कार्ड सामने रख दिए, उनको पता चल गया है कि मैं पैसे दे सकता हूँ। अब ये 6 महीने बाद हो सकता है उस लाइन को ब्लॉक कर दें। अब आप ख़ुद तो लाइन खोल नहीं सकते, अतीब साहब मिसाल के तौर पे वो ख़ुद तो लाइन जो है वो खोल के सारी चीज़ें नहीं करा सकते क्योंकि आपको अथॉरिटी नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसके बाद अगर ब्लॉक कर दी जाए तो दैन आपको दोबारा से पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ कराची में जो एक निज़ाम है जिससे हर शहरी तंग है, मेरे हिसाब से हर इलाके की बात मैं अगर करूँ तो हर इलाके के अंदर ये छोटे छोटे चीज़ें ये कहना चाहिए कि छोटे छोटे फ़िरौन मौजूद हैं जो कि इलाके के लोगों का पूरा खून निचोड़ लेते हैं। और उसके बाद भी आवाम आप अगर देखें तो वो किसी को ये नहीं बोल सकती कि यार ये हमारा हमदर्द है। आवाम सेटिस्फाई किसी से भी नहीं है। कई हद तक मैं बोलूँगा कि ठीक है अवामी नुमाइंदे कुछ जो है वो मिसाल के तौर पे जो यंग जनरेशन हमारी जो आई है यूसीस में आई है वो आवाम को सर्व कर रही है, नज़र आता है सोशल मीडिया के ऊपर भी। लेकिन फिर भी कई जगहों के ऊपर आवाम 100% खुश नहीं है। कंप्लीटली एग्री। क्योंकि उनकी वो कम्युनिकेशन, एक तो जो हम लोग ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, एक तो उनकी कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं होती, रिस्पॉन्ड उनको उस चीज़ का नहीं मिलता। दूसरा कि वो एक इशू की तरफ अगर उनका सॉर्ट आउट होता है तो उनके सामने दूसरा इशू खड़ा होता है। अगर उनकी पानी की लाइन अगर आ गई है तो उनको पता है कि ये सड़क अभी 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने बाद कोई नई जो जैसे कहना चाहिए कि एक टीम आएगी, वो पूरी की पूरी सड़क जो है वो खोद देगी, दोबारा से हमारे पानी का मसला वहीं खड़ा हो जाएगा। इस चीज़ के अंदर कंटिन्यूटी के अंदर आवाम को अगर सहूलत देने की बात की जाए, आपको क्या लगता है कि आप मिसाल के तौर पे एक यंग एक पॉलिटिशियन है, आगे जाके आपकी भी जमात के अंदर आपकी कोशिश होगी कि आप अपने आप को जो है वो मनवाएं और एक अच्छी सीट के ऊपर आप आगे जाके इंशाल्लाह आई होप सो कि आप जैसे लोग जो है वो सामने आए। आपकी क्या प्लानिंग होगी कि इन इश्यूज़ से जिससे कराची 25, 30, 35 साल से लड़ रहा है, इन इश्यूज़ को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? अली भाई, आई विल गिव अ
brutal answer for this question. I will literally be honest about this question. I don't have any hopes with Babe. ठीक है? I don't have any hopes with that generation जो 50-60 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं. ठीक है? मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, ये मैं कैमरे पे कह रहा हूँ. मैं बदतमीजी, मुझे पता है ये कंटेंट सोशल मीडिया पे जाना है, तो मैं इसको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं बदतमीजी नहीं कर रहा. बट आई डोंट हैव एनी होप्स के वो शायद हमें वो अथॉरिटी नहीं दे रहे, या वो शायद हमें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. यंग लॉट की एक्सेप्टेंस मुझे बताइए किस पार्टी में, यंग लॉट किस पार्टी में आगे आती है. ठीक है? अभी जो है वो मैं मेंशन करना चाहूँगा ये शहीरा जलील अब्दुल बासित, ये जो है अमेरिका से जो है वो स्कॉलरशिप से पढ़ के आई, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव. इसने बहुत कोशिश की कि 30% यूथ की रिप्रेजेंटेशन का कोटा जो हमारी इलेक्टोरल जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके अंदर मुख्तस किया जाए. उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन जैसे कहते हैं कि अभी तक जैसे कहते हैं कि एक सरकारी तौर पे इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होना या इसको एज अ बिल अप्रूव हो जाना, ये अभी तक शायद मुमकिन नहीं हो सका. मुझे नहीं पता कि वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा. आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर इस हवाले से बता सकती हैं. लेकिन हर कोई इस हवाले से एक हिंड्रेंस रखता है, एक रेजिस्टेंस रखता है कि यंग लॉट तो ऊपर नहीं आनी चाहिए. ठीक है? यंग लॉट ऊपर आएगी, वो अपने नए आइडियाज़ के साथ आएगी. यंग लॉट ऊपर आएगी, वो एग्रेशन के साथ बेसिकली वो करके दिखा देगी ना, वो करके दिखा देगी. वो करके दिखा देगी तो उसके बाद मसाइल शुरू हो जाएंगे. एंड ऑल पार्टीज आर सेम इन दिस. क्या आपको लगता है कि जमात के अंदर भी ऐसा ही है? देखिए, मैं मतलब बड़ा खुल के बोलूँगा कि अगर इस हवाले से जो है वो थोड़ा सा एहतियात से जवाब दूँ. बिल्कुल. देखिए, मैं कोई ऐसा सवाल नहीं करूँगा जो ऑब्वियसली आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो, बट मेरा काम है सवाल करना. ऑब्वियसली एक चीज़ के बारे में डिस्कस हो रहा है कि हर पार्टी के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है. क्या जमात के अंदर ये चीज़ मौजूद है? अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप जो इसका जवाब अपने लिहाज से दे पाएँ, जिसके लिए आपको आगे जाके इशू नहीं हो. देखिए अली भाई, मैं ये समझता हूँ कि लोग नाराज़ हैं, यंग लॉट नाराज़ है. ठीक है? और यंग लॉट इस बात से नाराज़ है कि उसको उसके एग्रेशन को या उसकी जो एक्टिविज़म है उसको चैनलाइज करने के लिए कोई तैयार नहीं है. उसकी काबिलियत को एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं है. तो यंग लॉट तो नाराज़ होगी. और अब आप जहाँ इस्लामी का एहतजाज उठा के देख लें, PTI का एहतजाज उठा के देख लें, आप जो है वो MKM का एहतजाज उठा के देख लें, आप देखें कि स्टेज लेवल पे आगे कौन कौन जो है वो यंग लॉट में कौन कौन है, यंग ब्लड में कौन कौन है. ठीक है? आप इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर देख लें कि असेंबलीज़ के अंदर यंग लॉट में कौन कौन पहुंचा हुआ है. और यंग लॉट से मेरी मुराद है कि जो एजुकेटेड हो, जो एग्रेसिव हो, जो सोशल मीडिया का बरवक्त यूसेज जानते हो. पार्टीज में यंग उनको बोला जाता है जो 40 से अबव होते हैं. ऐसा ही है? ये अनफॉर्चुनेट है. पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज में 40 से जो अबव होता है उसको यंग बोला जाता है. ये क्या हमारे लोगों का जो है माइंडसेट है कि यंग जो है वो 40 से प्लस जो होगा उसको यंग बोलेंगे? इट्स अ पैथेटिक माइंडसेट. मतलब मैं ये बात आपने वैसे सही बोली कि इंक्लूडिंग अभी मैं, क्योंकि आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से, अगर जमात की अगर बात की जाए तो स्टेज की तरफ जब आप देखते हैं, नीचे तो सारे लड़के यंग हम यूथ देख रहे होते हैं, लड़के लड़कियां माशाल्लाह. इस चीज़ के अंदर मैं जमात को बोलूँगा, इस चीज़ का आप लोग बहुत ख्याल रखते हैं कि ख़वातीन का हर लिहाज से जो है वो एहतराम हो, ख़वातीन एक तरफ हों, मर्द हज़रात जो है वो एक तरफ हों, किसी तरह से कोई बदमज़गी पैदा नहीं हो. लेकिन जब मैं स्टेज की तरफ देखता हूँ तो वही आपकी वाली बात कि मुझे 60-70 प्लस लोग नज़र आते हैं. तो क्या जमात इस्लामी के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि वो यंग अपनी जो उनकी टीम है उनको ऊपर नहीं आने देती, या फिर उनमें भी ये चीज़ है कि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें ये चीज़ें हैंडल करने दो, आप छोटी छोटी चीज़ें संभालो? इस मामले में मैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नजीबुर रहमान साहब को क्रेडिट दूंगा कि कम से कम कराची के अंदर उन्होंने इस चीज़ को बहुत जो है वो इस जो एक जमूद एक तारी था उसको तोड़ा है. उन्होंने एग्रेसिव पॉलिटिक्स करके दिखाई है. उन्होंने जो है
एहतजाजी सियासत के नतीजे के अंदर जमात इस्लामी की पूरी डायनामिक्स को चेंज कर दिया। बल्दिया में बल्दियाती इंतखाबात में हम 2015 में वी वर ऑन 7 यूसीस, हम 7 यूसीस पे थे। उन 7 यूसीस को एक बंदे ने 100 यूसीस तक पहुंचा दिया। मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा थी, वो तो आपसे छीनी गई, तो आप जो है बैक एंड पे आते आते 87-86 पे रुक गए। और मेयर का भी जो मामला हुआ वो सब आपके सामने है। तो मैं तो उसी तरफ आ रहा था। जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम लोकल बॉडीज़ की सतह तक जो है बड़ी तादाद में नौजवानों को इंट्रोड्यूस करवाए गए, एंड दैट्स अ गुड साइन। ठीक है, वो सारे एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं, जो कि आप बतौर पॉडकास्टर आप भी इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि मुख्तलिफ एरियाज़ में यंग लॉट जमात इस्लामी की काम करती हुई नज़र आ रही है। बट मैं फिर रिपीट करूँगा कि इस पॉलिसी को हर पार्टी के अंदर जो है वो रिपीट होने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मैंने देखी है कि यंग लॉट के अंदर जज्बातियत है, बट मैं समहाउ फील करता हूँ कि उनके अंदर एक्सेप्टेंस भी है। ठीक है, एक पीटीआई वाला एमकेएम वाले के साथ दोस्ती रख सकता है, एक जो है वो जमात इस्लामी वाला जो है वो पीटीआई वाले के साथ एमकेएम वाले के साथ बैठ सकता है। चाय की नशिस्त पे सब बैठते हैं, एक दूसरे को गालियां देंगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई भड़ाई करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के लीडर को बुरा भला कहेंगे, लेकिन जहां एरिया में कहीं मसला हुआ एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। ये मैंने यंग लॉट के अंदर ये चीज़ एक्सेप्टेंस फील की है। लेकिन जहां जो है वो यंग लॉट की बात तो ना हो या बड़े इन्वॉल्व हो, तो वो अपने एक रिजिड माइंडसेट के अंदर हैं, नहीं हम तो साथ बैठ ही नहीं सकते, हम तो साथ खा ही नहीं सकते, हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, इलाके का मसला हो तो हम तो साथ नहीं खड़े हो सकते। दो दिमाग को नहीं, वो दुश्मन कंसिडर करते हैं सामने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल दुश्मन ऐसे कंसिडर करते हैं। अच्छा, इसी चीज़ से अगर पूछी जाए कि और पीपल्स पार्टी की आपने बात की, पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों के क्या इश्यूज़ हैं वैसे? क्योंकि मेयर कराची से लेके बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन मेयर कराची से लेके और उसके बाद फिर जिस तरीके से माशाल्लाह हाफिज़ साहब ने जो कैंपेन की थी, उसके बाद तो हर किसी को उम्मीद थी कि हाफिज़ साहब जीतेंगे, ठीक है, मेयर बनेंगे। खैर वो चीज़ नहीं हो पाई। उसके बाद फिर आप लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया उस चीज़ के ऊपर, बट उस चीज़ का कोई एंड रिज़ल्ट नहीं निकला। तो क्या आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के कुछ मुज़ाकरात वगैरह या इस टाइप की चीज़ें नहीं हो सकती कि आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठें और डिस्कस करें कि भाई ये इस तरीके से मामलात हैं, ये इश्यूज़ हैं, कुछ टाइम के लिए आप हमें भी दे दें कराची चलाने के लिए, ताकि हम आपको कुछ हो सकता है बेहतर करके दिखा दें? क्या इश्यूज़ है वैसे पीपल्स पार्टी से? देखें, मसला ये है कि ये इशू आज का नहीं है ना, ये पिछले कोई 20-22 साल की, 25 साल की या पिछले 35 साल की एक हिस्ट्री मौजूद है कि इदारों के अंदर जो सियासी बुनियादों पर भर्तियां की गई हैं, इदारों के अंदर जो सियासी बुनियादों पर लोग भर्ती किए हुए हैं, तो उसकी वजह से जो ईमानदार और दयानतदार आदमी इस सिस्टम के अंदर रह के काम भी करना चाहता है ना, वो एक वक्त आता है कि वो थक के अलग होकर बैठ जाता है। और ये हकीकत है, ये हो रहा है, इट्स हैपनिंग। आप टाउन्स के अंदर चले जाएं, टाउन्स के अंदर या सरकारी इदारों के अंदर, कराची वाटर एंड सीवरेज जो बोर्ड जो अब कॉरपोरेशन बन गया है, आप के इलेक्ट्रिक के अंदर चले जाएं, आप जो है सुई गैस के अंदर चले जाएं, आप इस तरह के तमाम इदारों के अंदर चले जाएं, तो आपको बेशतर अमला वही मिलेगा कि जो सियासी बुनियादों पर भर्ती हुआ होगा। और जब वो सियासी बुनियादों पर भर्ती हुए हुए होते हैं तो उनकी जो हमदर्दियाँ होती हैं, जो उनकी काम करने की जो कैपेसिटी होती है, जो उनकी काम करने की लगन होती है, चाहत होती है या मोहब्बत होती है, वो भी एक ख़ास माइंडसेट के साथ होती है, और वो फिर उस माइंडसेट से बाहर निकल नहीं पाते। तो पीपल्स पार्टी के साथ बुनियादी मसला जो है वो कराची दुश्मनी का है। कराची के साथ जो कोटा सिस्टम के नाम पे, वो कराची दुश्मन है पीपल्स मैं पार्टी? बिल्कुल ये समझता हूँ, ठीक है, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पर एक जो माइंडसेट है वो तो कराची दुश्मनी का ही नज़र आता है। और उस माइंडसेट के अंदर चाहे वो सियासी भर्तियां हों, चाहे वो जो है कोटा सिस्टम का निफाज हो, चाहे वो एजुकेशन, बल्दियाती मामलात, सेहत और दीगर शोबाजात को सूबे के मातहत करना हो, चाहे वो 18वीं तरमीम वाला मामला हो, तो उसके अंदर तो देखें, ऐसे में तो मेरे ख्याल में फिर कोई बैठ के बातचीत हो सकती है, लेकिन बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि साथ मिल के चलना मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। मतलब आपकी तरफ से ये मैं समझूं कि दरवाजे बंद भी नहीं है और खुले भी नहीं है? समझ सकते हैं आप। देखें, इस वक्त कंडीशन ये है कि समहाउ अब वो बैठ तो गए हैं, ठीक है, अब वो हैं तो गवर्नमेंट के अंदर, अथॉरिटीज़ भी उनके पास हैं, चीज़ें भी उनके पास हैं, तो
समहाउ अब बातचीत के ज़रिए ही सोल्यूशन निकलेंगे और ऑपोजिशन के ज़रिए सोल्यूशन निकलेंगे। ऑपोजिशन ऐसी हो कि जो ऑपोजिशन उनको मुस्तकिल एहसास दिलाए कि you are doing wrong, you are doing injustice with this cosmopolitan city, with this metropolitan city, with this city of lights, you are doing injustice। अगर आप injustice कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कोने में जो है वो होके बैठ जाएं, खामोश बैठ जाएं। ऑपोजिशन हो, ऑपोजिशन तरीके से हो और ऑपोजिशन अपनी बातों को मनवाए, ठीक है, तरीके से मनवाए। KMC पूरा एक जो है उसकी काबीना मौजूद है, उसके अंदर इजलास में मुख्तलिफ तकारीर और मुख्तलिफ मसाइल रेज़ हो रहे हैं। इसी तरीके से मतलब हार्ड कोर तरीके से उनको इस बात का एहसास दिलाया जाता रहे कि अगर आप शहर कराची के साथ ज़्यादती कर रहे हैं तो इस शहर कराची की हिफाजत करने वाले या इस शहर कराची के जेन्युइन इशूज़ को एड्रेस करने वाले लोग भी मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। साथ में अब बात करेंगे MKM की। ओके, MKM को अब तो खैर MKM जो है वो लंदन से पाकिस्तान हुई, PSP, अब तो खैर एक अंडर वन रूफ जो है वो सब लोग आ गए हैं सिवाय MKM लंदन के। MKM से आप लोगों के ताल्लुकात जो है वो यूनिवर्सिटी के टाइम से जो है वो ख़राब चल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि लड़ाई झगड़े ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। इतने ज़्यादा झगड़े होते थे कि लोगों ने डर के मारे तालीमी इदारों में जाना छोड़ दिया था कि यार यहाँ पर इस इदारे के अंदर स्पेसिफ़िकली जो है वो इन जमातों की जो है लड़ाइयाँ होती हैं। अब आप लोग की ये जो करंट अब जो MKM है, जो दूसरे पुराने चेहरे नई तरीके से जो सामने आए हैं MKM पाकिस्तान में, उनके साथ आप लोगों को किस तरीके से आपको लगता है कि आप चल सकते हैं या आप चलेंगे, या उनके लिए भी दरवाजे ऑलमोस्ट बंद हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की जो इस हवाले से लाइन है कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक फ़ैसला करें। ये जो फॉर्म 47 के ज़रिए आपने एक मसनूई गवर्नमेंट क्रिएट की है, दे आर नॉट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। ये सिलेक्टेड हैं, ये इलेक्टेड नहीं हैं। तो जो इलेक्टेड हैं उनको आप राइट दें, ठीक है। और अगर इलेक्टेड वो MKM का हो, वो JUI का हो, वो PTI का हो, पीपल्स पार्टी का हो, इवन अगर वो इलेक्टेड है, सो वी विल रिस्पेक्ट हिज और हर मैंडेट, ठीक है। हम उसके मैंडेट की पूरी जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जिसके पास मैंडेट नहीं है और जिसके पास जिसको मसनूई वेंट के ज़रिए, वेंटिलेटर के ज़रिए जो है उसको ज़िंदा करने की कोशिश की गई है, तो आई थिंक उसके साथ तो जो है वो फिर मतलब मफाहिमत करना या उसके साथ जो है वो बिल्कुल एक चलने के रास्ते जो है वो मतलब आप लोगों के लिए वो प्रॉब्लमेटिक आप लोगों के लिए हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उनके अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं उनकी करंट जो गवर्नमेंट बनी है उसके अगेंस्ट। अब आप भी अगर उनके साथ अगर बैठेंगे तो फिर वो आप लोगों के स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मसला नहीं है ना, ये तो ओवरऑल मसला है। ये तो जितनी गवर्नमेंट खड़ी हुई है, ये इसमें मुझे ये भी बोलने में हार नहीं है कि PTI तो सिंगल हैंडेड जीती थी। PTI तो पूरे मुल्क के और जमात ने साथ दिया था इस चीज़ में। ठीक है, बिल्कुल हकीकत है कि PTI तो बिल्कुल एक तरफ थी और PTI का तो दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हुए भी सेकंड नंबर पर कहते हैं, फर्स्ट नंबर पे कराची में PTI थी, सेकंड पे कहते हैं जमात इस्लामी थी। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था, आगे पीछे चल रहा था, बिल्कुल ऐसे चल रहा था। और हमें भी जब रिजल्ट्स हम देख रहे थे, जिस तरीके से रिजल्ट्स TV पे फर्स्ट नाइट जो शो हो रहे थे, उसमें कई हद तक हमें आइडिया था। वैसे तो सबको मालूम था कि एक जो इंसिडेंट हुआ खान साहब का, उसके बाद फिर जो है वो एक इमोशनली भी एक लोगों की एक सपोर्ट उनको मिली। उसके बाद कराची के अंदर कई हद तक ये चीज़ तय थी कि कराची में PTI पहले नंबर पे आएगी और जमात इस्लामी दूसरे नंबर के ऊपर आएगी। और रिजल्ट्स जहाँ तक आ रहे थे फर्स्ट नाइट, उस पर भी यही पता चल रहा था कि यहीं तक चीज़ें स्मूथ चलेंगी और यही मेरे ख्याल से एंड रिजल्ट है। वो तो खैर नेक्स्ट डे जो है वो रिजल्ट थोड़े से चेंज हो गए। उसके बाद फिर जमात इस्लामी PTI के साथ खड़ी हुई, जमात इस्लामी ने PTI के साथ स्टैंड लिया। उसके बाद फिर जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जिस तरीके से जो है वो चीज़ें थोड़ी सी मुल्क की सियासत के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ, वहाँ पे जमात इस्लामी ने PTI को सपोर्ट क्यों नहीं किया? देखें, इस हवाले से मतलब अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहें कि कौन से ऐसे इश्यूज़ थे कि जिन पे नहीं सपोर्ट किया गया। जैसे जिस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाया गया, मतलब जैसे आप लोग जो है वो प्रोटेस्ट आराम से कर सकते हैं, वो लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो साथ में जो है वो 2 मोबाइलें आ जाती हैं, उनको पकड़ के लेके चले आते हैं। इन चीज़ों के ऊपर क्या आपको लगता नहीं है कि आपको PTI को सपोर्ट करना चाहिए? स्पेसिफिकली अगर कराची की बात की जाए, एटलीस्ट कराची की जो जमात इस्लामी है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ऐसा ही है।
कराची की जमात इस्लामी को एटलीस्ट कराची के जो पीटीआई वर्कर्स हैं, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, उनके साथ मिलके एक ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए था कि इनको भी इजाज़त है प्रोटेस्ट करने की, इनको भी इजाज़त दी जाए प्रोटेस्ट करने की। उस चीज़ के अंदर जमात ने मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा आगे बढ़ के रोल अदा नहीं किया। मेरे ख्याल में हर जमात की एक अपनी एक वो होती है। अली भाई इसमें थोड़ा सा आप ज्यादती कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, जो कि पहले अमीर जमात इस्लामी कराची थे, हाफिज़ नईमुर रहमान, बड़ी क्लियर कट लाइन थी कि हम पीटीआई के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि जहां वो जीते हैं हम उनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेंगे, कानूनी मदद फराहम करेंगे। जो उस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, दोनों पार्टीज़ बैठी थी, चाहे वो बल्दियात हो या फिर उसके बाद कौमी और सूबाई के इंतखाबात हों, आपस में जो है मिल बैठे थे और आपस में जितने पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो कंसिडर करते हुए भी उसके बावजूद वो एक टेबल पे बैठे थे कि वी विल फाइट आवर केस। और अगले ही दिन, मतलब जो इंतखाब के अगले 1-2 दिन के अंदर जो एहतजाज हुआ था सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पे, तो उसमें हाफिज़ नईमुर रहमान ने बड़ा क्लियर कट ये मेंशन किया था कि मैं पीटीआई के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि हम आपका मुकदमा लड़ेंगे और आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद से लेकर अब तक जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स यही हैं कि एक को जो है वो आप अपना पूरा चाइल्ड बना के पाल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल उसको जो है बिल्कुल अपनी छतरी प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी तरफ वाले को जो है आप मुस्तकिल ऑप्रेस कर रहे हैं, मुस्तकिल ऑप्रेस कर रहे हैं, मुस्तकिल ऑप्रेस कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ राइट वे। ये जस्टिफाइड नहीं है किसी भी तरीके से। तो मैं ये समझता हूँ कि अब बड़ी क्लियर कट लाइन है कि जहाँ कहीं कानूनी मामलात में ज़रूरत है फॉर्म 45 के हवाले से, मतलब तो जमात अभी भी पीटीआई के साथ सपोर्ट पे खड़ी है, हो रही है, अभी तक वो कोऑर्डिनेशन हो रही है। समहाउ उसके अंदर मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट करने की कोशिश की गई। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि इस वक्त जो पीटीआई अपनी एक कंडीशन से गुजर रही है, मैं खुद भी इस चीज़ को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, वो आपस में कुछ लोग अलग हो गए, कुछ लोग आगे पीछे हो गए, तो उसकी वजह से एक लीडरशिप का भी एक खला नज़र आ रहा है कि जो सेंट्रली चीज़ों को डील कर सके और सेंट्रली चीज़ों पे एक अथॉरिटी के साथ जो है वो फैसला कर सके कि हाँ आइदर वी आर गोइंग विद जेआई और नॉट, तो हम उनके साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते। तो वो कभी कुछ और। अब आप इसकी एक वाज़ेह मिसाल ये ले लेना कि ये जो मेयर इलेक्शन जो हुआ, इसमें 30 जो उम्मीदवारान पीटीआई के, जो 30 यूसी चेयरमैन थे, वो पहुंचे नहीं, अगवा किए गए, आगे पीछे किए गए, उनकी वफादारी तब्दील कर दी गई। या अब वो केएमसी के, ये सब हम बॉलीवुड की मूवीज में देखते थे ना, ये सब चीजें अब वो कौंसिल के अंदर मौजूद हैं, तो वो जब पीपल्स पार्टी कोई भी बिल या प्रपोज कर रही होती है, वो उन्हीं के साथ खड़े हुए होते हैं। तो इस वक्त जो ये एक डिफ्रेंसिएशन है, या एक जो जिसे कहते हैं कि दीवार खड़ी हुई है उनके अंदर या आपस में, तो इस चीज़ का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे प्रोग्रेस कर सकेंगे। और ये तो मैं एक न्यूट्रल बंदा होके भी कमेंट करूं तो कोई भी पार्टी जब तक वो एक पेज पे नहीं आएगी, मेरे ख्याल में वो आगे प्रोग्रेस नहीं उनको सपोर्ट किसी की इतनी ज़्यादा हम नहीं मिलेगी अच्छा, दूसरी चीज़ मैं शो के आखिर में एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारी कराची की यूथ है, वो मिसाल के तौर पे एक यंग लड़का या एक यंग लड़की जो है वो पॉलिटिक्स में आना चाह रही है, वो फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी ज्वाइन करना चाह रही है, अदीब उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या किन मराहिल से उसको गुजरना पड़ेगा, क्या उसको कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर उसको कुछ मिसाल के तौर पे अपने इलाके में कुछ ऐसा काम ऐसा सोशल वर्कर करना पड़ेगा? जमात सिर्फ सोशल वर्कर्स को एक्सेप्ट करती है अपनी पार्टी के अंदर जिससे फिर वो आगे अपने पार्टी में रजिस्टर्ड करे, या कोई भी जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकता है? उसका क्या प्रोसीजर होता है? इसका थोड़ा डिटेल जवाब होगा। अच्छा, इसमें देखें अली भाई, मैं यंगस्टर्स के हवाले से बिल्कुल एक वाज़े अब एक मौक़िफ़ रखता हूँ कि ये सदी सोशल मीडिया की सदी है, एडवांसमेंट की है, एजुकेशन की है, एनलाइटमेंट की है और प्रोग्रेसिव एटीट्यूड की है। और ये आज की जो है जनरेशन के अंदर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उनको थोड़ा बहुत सिखाने, गाइड करने की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म फराहम करने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आइए, यहाँ पर अपनी सलाहियतें, अपना वक्त, अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो दीजिए। जमात इस्लामी जिस ट्रैक पे इस वक्त चल रही है, बड़ी एग्रेसिव एक मोड के अंदर जमात इस्लामी फ़ेज़ में दाखिल हो चुकी है, और अनकरीब जो है वो एक धरने वाला फ़ेज़ या जो भी चीज़ें सारी आपको नज़र आएंगी। तो मेरा जो असल जो मैसेज है खुसूसन कराची के यंगस्टर्स के लिए, आपको जमात इस्लामी नहीं पसंद,
आपको पीटीआई नहीं पसंद, आपको एमकेएम नहीं पसंद, आपको जो पसंद है उस फोरम पे जाके अपनी जगह बनाएं, उस फोरम पे जाके अपने लिए फाइट करें। ट्रू, ठीक है, उस फोरम पे जाके आपको नहीं आपको मैं अपनी पार्टी की दावत तो दे ही नहीं रहा, लेकिन ये पार्टीज के अंदर मौजूद वो लोग जो 40-40 साल से 50-50 साल से फिक्स माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने पूरे कारोबार सेट कर लिए हैं, अपनी जायदादें, अपनी औलादें सेट कर ली हैं, बैरून मुल्क अपने आप को सेट कर लिया है, वो कैसे हटेंगे? वो तभी हटेंगे जब ये नौजवान जो कि सोशल मीडिया पे लिख रहा होता है कि मुझे नफरत है उस सियासतदान से कि जो बाहर जो है जाके अपनी जायदादें बना रहा है। ओ भाई, वो जायदादें बना रहे हैं तो आप यहाँ बैठ के आप क्या कर रहे हो? आप भी तो स्टेप आउट करो अपनी कंफर्ट जोन से, आप भी तो उस गर्मी के अंदर आजकल एक चीज़ बहुत चल रही है बिजली के बिल के अंदर के, आप देखते होंगे अक्सर जैसा बाहर जाते हैं ना, बातचीत हो रही होती है कहीं किसी शॉप पे या कहीं पर भी, आवाम निकल नहीं रही। अक्सर एक जगह मैं गया था, 3-4 लोग आपस में बात कर रहे थे कि जी देखें आवाम तो निकल ही नहीं रही। तो मैंने कहा सर आवाम आप और मैं ही हैं, आवाम कोई एलियन थोड़ी है कि बाहर से कुछ लोग आएंगे शटल से उतरेंगे। सबसे ज़्यादा हैरत उन नौजवानों पे, ये चले मुझे उन बुजुर्गों पे भी होती है कि जो बड़ी फैसिनेशन के साथ मिस्र के अंदर आने वाली रेवोल्यूशन की वीडियोस वो शेयर करें, तुर्की के रेवोल्यूशन की वीडियोस शेयर करें, बांग्लादेश की ऑनगोइंग बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे हैं वो जुनून, आप देख रहे हैं वो पैशन। बिल्कुल, लड़कियां खूनम खून हैं, स्टूडेंट्स हैं ये, स्टूडेंट्स हैं ये। और मैं वहाँ पे चट्टागांग यूनिवर्सिटी हो, फलाना यूनिवर्सिटी हो, वो उन यूनिवर्सिटीज़ से, और ये आपको 100 लोग नज़र आ रहे हैं, 50 लोग नज़र आ रहे हैं, सर पूरा मजमा खड़ा हुआ है माइंडसेट के साथ हैं। वो देखें इनोवेटिव आइडिया, कल उन्होंने शमे जलाने की एक वीडियो आई है, मतलब पता नहीं कितना बड़ा मजमा खड़ा हुआ है और वो शमे जला रहे हैं, ठीक है, वो पिट रहे हैं, वो नहीं मौत हुई है काफी सारे, बिल्कुल, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग जो है वो शायद माजूर हो जाएंगे इस पूरे एहतजाज। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन दे आर फाइटिंग, दे आर ऑन अ सेम पेज, उनका गोल क्लियर है, आप हम पे कोटा सिस्टम नाफिज नहीं कर सकते। ठीक है, यही चीज यहाँ पर तलबा यूनियन पे पाबंदी लग गई, आपने वहीं नर्सरी ख़त्म कर दी एक लीडरशिप की। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि तलबा यूनियन दौर के कितने लीडर्स को आप उठा के देख लें, अब वो लेफ़्ट रुख के हों या वो राइट विंग के हों, ठीक है, वो आज भी साथ बैठते हैं, आज भी साथ खाते पीते हैं, आज भी एक दूसरे की तारीफ में बुखल से काम नहीं लेते, आज भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में किसी भी तंग नज़री से काम नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा है जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का था, कि जब वो वोट लेने के लिए तालिब इल्म के पास जाते थे, क्लासेस में जाते थे, तो अपनी काबिलियत की बुनियाद पे, अपनी स्पीकिंग पावर की बुनियाद पे, अपने कैरेक्टर की बुनियाद पे, इन चीज़ों की बुनियाद पर जो है वो तालिब इल्मों से वोट लेते थे, तुलबा और तालिबात वोट देते थे, कभी जमीयत जीतती थी, कभी एनएसएफ जीतती थी, कभी डीएसएफ जीतती थी, जो उस दौर की तंजीमें हैं अपनी अपनी वो जीतती थी, वो अपने पूरे पीक पे रहती थी। लेकिन आज भी अगर आप उस दौर के लोगों को साथ बिठा लेना तो शायद वो जो है उनके अंदर अभी भी एक्सेप्टेंस पाई जाएगी। लेकिन आज की यूथ के अंदर आपने नेगेटिविटी इसीलिए भर दी है कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बचा, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट नहीं कर रही, इलेक्टोरल प्रोसेस में उसकी कोई जगह नहीं है, ठीक है, और इसी के साथ साथ जो तलबा यूनियन है उस पर पाबंदी है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो नशे करेगा, स्पोर्ट्स में उसके लिए जगह नहीं है, मैदान उसके लिए मौजूद नहीं है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन उसके लिए इतनी है, फीसेस वो पे नहीं कर पा रहा, ठीक है, एजुकेशन के लिए जाए तो टीचर पढ़ाने पे राज़ी नहीं है, ठीक है, तालीमी इदारे बेहाल हैं, फिर तो वो यही करेगा कि भाई मैं निकलूँ यहाँ से, फिर वो पाकिस्तान से जिंदा भाग के नारे पर। एंड प्लीज़ मैं आपके इस पॉडकास्ट की मदद से, मतलब हाथ भी जोड़ना पड़े तो मैं हाथ जोड़ने पे मजबूर हूँ आज की यूथ के आगे, कि प्लीज़ डोंट लीव पाकिस्तान इन दिस कंडीशन। मतलब मैं नहीं समझता कि, लेकिन अदीब होप क्या है? देखिए मेरे पास भी बहुत सारे चांसेस थे, ठीक है, मैं एनडी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, मतलब मैं चाहूँ तो अभी भी हाथ पैर मारूँ तो मैं निकल सकता हूँ, कभी कभी मेरी भी होप ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्टिल आई हैव अ होप कि एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान लिया था, तो शायद एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद हम पाकिस्तान बचा भी सकते हैं। लेकिन वो लॉन्ग स्ट्रगल शायद इतनी हो कि आप जिंदा ही नहीं रहे।
इंशाल्लाह हमारे बाद आने वाली नस्लें तो कुछ बेहतर देख सकेंगी, लेकिन कम से कम मैं कम से कम जो अपने मुतमईन ज़मीर के साथ जो है वो यहाँ से जा सकूँगा कि इस दुनिया से, कि कम से कम मैं अपने हिस्से का वो दिया जला गया। वो एक शेर है ना कि शिकवा ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा तो जलाते जाते। तो शायद ये तो बहुत आसान है कि मैं पैसे जमा करूं और पार नहीं, मैं मना नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको मना कर रहा हूँ। इफ़ योर फैमिली इज़ विलिंग and if you can afford, so you have, and you if you have better opportunities, so you can go and you can fight for your economy, you can fight for your finances, you can fight for your education, आप वहाँ चले जाइए। लेकिन इस मट्टी का जो कर्ज है ना वो प्लीज़ अदा ज़रूर कीजिएगा जिस भी तरीके से आप कर सकें। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अतीब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोगों ने अब तक ये पॉडकास्ट पूरी देखी है, और अगर देखी है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होती है किसी गेस्ट के साथ, नए सवालों के साथ। मैं था आपका होस्ट अली कासिम। अल्लाह हाफ़िज़।